बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाककास्टर के साथ मियाँ ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे साथ मियाँ खलील साहब हैं और ऑस्ट्रेलिया से मोहम्मद अली साहब हैं। तो हम आज की जो समाअत रही सुप्रीम कोर्ट की, और जो सबसे बड़ा हार्ट इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, उसी पे बात करेंगे। तो मोहम्मद अली साहब, आप कोई इस पे कोई ऐड करना चाहें, कोई अपनी तरफ से बताएं, और कोई आपके पास कोई खबर भी है तो इससे आगे फिर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें तो यहाँ में बाहर बैठे हुए कई किस्म की परेशानियां हैं, दूर बैठे हैं और मालूम नहीं होता। और एक अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं या उनसे रिलेटेड लोगों की एक विशेष कैंपेन चल रही है, जो अमेरिका, कनाडा और यूके, यहाँ पे बसों पे और बिल बोर्ड्स लग रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है जिसका अल्टीमेट नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम को होगा, अशराफिया को तो नहीं होगा। तो चाहे वो नून लीग से है, चाहे पीटीआई से है, चाहे वो जर्नल्स हैं या जजेस हैं। तो हालात बहरहाल परेशानी वाले हैं, खराब हैं। तो बहरहाल हमें तो ये है कि आप ज्यादा वहाँ करीब बैठे हैं, बताइए कि एक तो वहाँ पे आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद क्या हालात हैं। तो जो खबर उड़ती उड़ती मैंने कुछ थोड़ी सुनी है कुछ दोस्तों से, वो ये है कि कुछ एक बहुत बड़ी कोई शख्सियत है जो इस सारे मामले में रेलेवेंट है, और शायद जो मामलात में बहुत ज़्यादा जिसका इन्फ्लुएंस भी है। तो उसके बारे में कुछ हुकूमत के पास कोई एफिडेविट टाइप की चीज़ आई है जो कि शायद उसके लिए डैमेजिंग हो, या हो सकता है कि कोई हुकूमत उसको ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करे लेटर ऑन अपने मामलात को सीधा करने के लिए उस शख्सियत के साथ। तो बहरहाल मेरे पास तो कोई ज्यादा इसके अलावा बात नहीं है। आप हमें बताइए कि क्या हालात हैं, और हम जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं अपने वतन के लिए परेशान हैं, तो क्या सूरत हाल है। इतनी बड़ी खबर दे के भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई खबर नहीं है बड़ी, तो कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि कोई किसी ने कोई रिकॉर्ड में कोई तब्दीली की हो, कोई फॉर्जरी की हो, कोई जैसे माजी में भी एक दफा एक शख्सियत के हवाले से हुआ था। बहरहाल आप नहीं बताना चाह रहे, आपने खबर हिंट दे दिया है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो देखें आज समाज में दो तीन चीजें बड़ी अहम थी। अटॉर्नी जनरल ने बेंच को फंसा के रखाया है, मतलब स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। पहले तो उन्होंने जो सबसे पहले बात की वो ये की कि 4-3 वाले मामले को क्लियर कर लें, वही सबसे बड़ा मसला है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जी देखें, आपने सर्कुलर जारी करके जस्टिस फायद ईसा के फैसले को मौखर कर उन्होंने तो खैर पहले कहा था मुअत्तल कर दिया, उसकी तस्हीह की बाद में चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने मुअत्तल नहीं किया, मैंने मौखर किया है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी मेरा इख्तियार। उन्होंने कहा आपका इख्तियार है। उसके बाद खैर जब इरफान कादर आए तो उन्होंने भी यही बात की, और उन्होंने कहा कि आप अवाम के सामने जवाब दें। तो चीफ जस्टिस साहब उसमें फरमा रहे थे कि हाँ मैं जवाबदेह हूँ, अपने फैसलों के हवाले से, इंतजामी मामलात में मैं जवाबदेह नहीं हूँ। खैर ये अब अजीब मंतक है उनकी। और दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन था जिसपे अटॉर्नी जनरल ने उनको किया, वो ये था कि आप सोमोटो के तहत जो फैसला आया है और जो जजेस ने कहा उसके तहत, देखें आप नहीं सुन सकते ये वाला केस, आप उसमें चले जाएं फुल कोर्ट में। और ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, ये भी इस केस में बैठने के उसी तरह काबिल नहीं है जिस तरह से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी उठ के गए थे। जाहिर तो वो इसी वजह से गए ना कि जनाब इन पे इन्होंने एतराज किया कि इन्होंने अपना माइंड दे दिया है। तो इजाजुल हसन ने भी अपना माइंड दे दिया था। उन्होंने कहा मुनीब अख्तर भी अपना माइंड दे चुके हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये भी नहीं बैठ सकते। और सम हाउ चीफ जस्टिस साहब
आप भी नहीं बैठ सकते। तो ये आज बड़ा ही उन्होंने बेंच को फंसा के रखा, और बड़ा उन्होंने टू दी पॉइंट, और बड़ा आप समझें कि हार्श किस्म के जो आर्गुमेंट हुए हैं। और इसमें उन्होंने बड़ी कोशिश की चीफ जस्टिस साहब ने अपने आप को बचा के निकलने की। मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे जो बुरे फंसे हुए हैं ना, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है। देखें, एक तरफ तो ये सारी अदालती कार्रवाई मैंने आपको मुख्तसरन बताई है, लेकिन इसकी जिस्ट यही है। और दूसरी तरफ ये है कि आप हुकूमत ने अभी थोड़ी देर पहले रजिस्ट्रार को बदल दिया है। अब रजिस्ट्रार को बदलने का मतलब सीधा सीधा पैगाम है चीफ जस्टिस को। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने ये आज फिर दोहराया है वजीर कानून ने कौमी असम्बली में, और उसके बाद वजीर आजम ने उसको बकायदा उसकी तौसीक की है। उन्होंने कहा है जी कि देखें, ये अब 3 रुकनी बेंच तो मुतनाज़ हो चुका है, इसका कोई भी फैसला अपना मानी नहीं रखेगा। वजीर आजम ने कहा कि ये हकायक के 100% मुनाफी होगा, यानी कि फैसला अभी आया नहीं है। उनको पता है कि ये फैसला क्या आना है, जाहिर है सबको पता है कि इस 3 रुकनी बेंच के फैसले क्या आते हैं। तो ये ये एक जगह, एक ये है एक साइड जहां से ये उमर अता बंदयाल सब फंसे हैं। और दूसरा है जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारक ने एक बार फिर खत लिख दिया है कि जो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं उनके बारे में जो रेफरेंस है उसकी समाअत की जाए, उसको लगाया जाए। अच्छा, आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ने अभी परसों की बात है शायद, इससे पिछली जो समाअत थी उसमें कहा था कि मैंने मुजाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में रख के खामोश पैगाम दिया था। और उस पे फिर आज बड़ा हेड ऑन लिया है इसको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, और जिनको मैं चाचू कहा करता हूँ। और चाचू जो हैं वो आज बड़ा बोल रहे थे ठीक ठाक, और वो उन्होंने पावर कहाँ से ली है? मेरा तो ख्याल है नवाज शरीफ से ली है। अब कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कहीं और से भी पावर मिली है उनको। तो उन्होंने कहा कि देखें, एक बंदा जो टेंटेड है, जिसके बारे में इतना कुछ सामने आ गया, आपने उसको पास बिठाया और आपने एक पैगाम दिया। तो पैगाम क्या आवाम को दिया था आपने? और फिर उन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ कहा, जिस जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहुत से लोग जो हैं वो सजाएं काट के आए हैं और अब वो तकरीरें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें, हम तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन मैं बरी हो गया हूँ, मुझे लंदन की अदालत ने भी बरी किया है। ये जो मैं बरी हुआ हूँ, ये पाकिस्तान बरी हुआ है इस मामले में। खैर, जिस तरह से वो अपना एक मखसूस स्टाइल में वो बात करते हैं उन्होंने, और बड़ा ही फोर्सफुली उन्होंने ये बात की है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ से अदालत की कार्रवाई है, तीसरी तरफ से जजेस अंदर से जो प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हु इज इन द हॉट वाटर, वो उमर अता बंदयाल हैं, कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट वाटर में इस वक्त मुझे तो लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव और बहुत कुछ उन्होंने अपने कंधों पे खुद ले लिया है। जैसे क्या जरूरत थी जैसे मुजाहिर अली अकबर नकवी का वजन अपने कंधों पे उठाने की? तो ये सूरत हाल अब सुबह जाहिर है, आज उन्होंने कहा है कि फैसला देना है। अब वो फैसला का पहले उन्होंने टाइम दे दिया कि 11 बजे का, फिर उन्होंने टाइम हटा दिया कि नहीं रहने दें, बाद में तय करेंगे कि कौन सा टाइम होगा फैसले का। अब सुबह फैसला आता है या नहीं आता, और आता है तो क्या फैसला आता है? देखें, या सो मोटो फुल कोर्ट वाला तो मामला जो है वो अब पीछे रह गया है। फुल कोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि ये बनेगा। अब अगर तो वो इलेक्शन करवाने का फैसला करते हैं तो हुकूमत इस पे रिएक्ट कुछ इस तरह से करेगी, मेरा जो ख्याल है कि खामोशी से फैसला सुन लेगी और चुप रहेगी। मतलब यही कि हम इस पे अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुंह से शायद वो ना बोले। यानी कि अगर फर्ज करें वो डेट दे देते हैं, तो वो डेट के करीब जाने का इंतजार करेगी और करीब जाके कहेगी कि नहीं हो सकते। और अगर डेट नहीं देते और किसी को ऑर्डर कर देते हैं कि जी आप मिलके बैठ के डेट दें, तो फिर उसको इंतजार किया जाएगा, और जब मिलके बैठने की बात होगी तो उसमें भी कहा जाएगा कि जी नहीं दी जा सकती। तो सीधा ये नहीं कहा जाएगा कि हम इस पे अमल नहीं कर रहे, लेकिन अमल किया नहीं जाएगा, और कहा यह जाएगा कि हम इस पे अमल हो नहीं सकता, यानी कि ये काबिले अमल नहीं है। तो इस तरीके से वो मेरा ख्याल है कि उसको टालेगी। और ये अब सूरत हाल है। तो अब मियाँ साहब, आपकी तरफ, ओवर टू यू। जी
सही में असल में आपकी वो, मैं बेसिकली तो माशी सूरत हाल के बारे में बात करनी थी, लेकिन आपने जो आज बात की है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। इरफान कादर साहब ने चीफ जस्टिस साहब को चूतिया कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर कर दिया कि सोशल मीडिया पे आपके साथ मनसूब अल्फाज गर्दिश कर रहे हैं, और आप चीफ साहब आज कल आप टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। मियां उन्होंने साहब लफ्ज यूज नहीं किया। वो अल्फाज इमरानडू हैं, वो इमरानडू सर के मैंने 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 कोशिश की थी सर माइल्ड रखूं फाइट उन्हीं की करने की तरह, कोशिश की है, लेकिन वो लेकिन असल आपने जो है लेकिन आपने वो बताना चाहिए ना। हाँ, सही है, उनका मतलब यही था। लेकिन मैंने कहा जैसे उन्होंने माइल्ड रखा तो मैं भी थोड़ा सा माइल्ड करके बोल दूं। एक्चुअली उन्होंने कहा यही था। और दूसरा ये कि हुकूमत की जो कोशिश कर रही है कि इलेक्शन लेट हो, उसके पीछे बेसिक मकसद यही है कि माशी तौर पर कोई अवाम को हम रिलीफ दे सकें। उसके ज़ाहिर अभी मुस्तकबिल करीब में भी ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती है। महंगाई के जो नंबर अभी यकम मार्च पिछले महीने मार्च के आए हैं, वो 37% महंगाई है, जो मुल्की तारीख का रिकॉर्ड है। जब से ये रिकॉर्ड करना शुरू हुआ कि महंगाई का डाटा बनना शुरू हुआ है, उसमें कभी भी 27 से ऊपर नहीं गए। ये अब 35.7% 35.7% रही है मार्च की। और ये एक्चुअल महंगाई इससे भी ज्यादा है। कुछ एशिया की चीजें 100% से ज्यादा बढ़ी हैं। वो जाहिर हुकूमत रिपोर्ट बनाते हुए थोड़ा सा सुपड़ जाती। अब इसमें IMF से मामला इनके जाहिर थोड़ा सा मजीद लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को नुकसान हो रहा है। और आज डॉलर आज दोबारा 185 रुपए 4 पैसे की सतह पे पहुंच गया, जबकि उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड 185 रुपए 9 पैसे है, यानी कि हाईएस्ट रिकॉर्ड से सिर्फ 5 पैसे नीचे रह गया। अब इसहाक डार साहब अमेरिका जा रहे हैं पूरी टीम के साथ। एक्चुअली तो वो जा रहे हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की जो ये सालाना मीटिंग होती है। 285 होगा, 285। 285 रुपए 4 पैसे रह गए हैं। हाँ, आप आपने एक शायद सौ एक पचासी सौ कहा है, पचासी कर। सही हाँ, है। 185 बोल रहे हैं वो। मेरी ये ख्वाहिश होगी 185 हो, एक्चुअली दो सौ नहीं पचासी नहीं, है। वो है नहीं, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया का 185 है। हाँ, 285 रुपए 4 पैसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 285 9 पैसे का। तो ये उसके करीब पहुंच गया। आज सिर्फ IMF से डिले होने की वजह से भी बातें। अब इसहाक डार साहब जा रहे हैं 10 को वहाँ मीटिंग में शिरकत के लिए। वहाँ ये IMF से अलग से मुज़ाकरात करेंगे, और अगर उसमें ये कामयाब हो गए तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कामयाब नहीं हुए तो IMF से जो मायदा या किस्त या जो भी उसकी बहाली, वो मजीद 3 माह के लिए लेट हो जाएगी। और इसका डेफिनेटली अब इंतखाबात ये 3 महीने लेट करना चाह रहे हैं, तो 3 महीने में अगर वो IMF से नहीं होता फौरी मायदा, तो हुकूमत को अमली तौर पे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कि वो माशी रिलीफ दे सके, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं होगी। दूसरा ये एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि आज तजारती सारे के नंबर आए हैं, दायरा शुमारियात ने जारी किए हैं। वो हमारा तजारती सारा 60% कम हुआ है। ये देखने में तो ज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन खसारा कमी की असल वजह बरामदात में कमी है। दरामदात में कमी है, बरामदात हमारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसका असर ये होगा कि फौरी तौर पे तो तजारती सारा कम अच्छा लगता है, लेकिन दरामदात में कमी का मतलब है कि आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो हो गई है या रुक रही है। उसका अल्टीमेटली बेरोजगारी और दूसरा पावर, लोगों की आमदनी कम होगी। उसका असर भी गवर्नमेंट में नेगेटिव होगा 2-3 महीने बाद, अगर इसको हुकूमत ने एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं किया और सिर्फ दरामदात पे कंट्रोल करके तजारती सारे को कमी की, तो उसका अमली तौर पर हुकूमत को इन लॉन्ग रन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये सूरत हाल है माशी। अब देखें सियासत में कल क्या बनता है, इसका क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, मियां साहब, मैं छोटे सा एक चीज को जरा आपसे बात कर, मतलब वो इस हवाले से कि मुझे एक पुरानी जो थी टसल इनकी सजाद अली शाह के दौर की याद आ रही है। तो उसके अंदर भी हालात इसी तरह थे, अगर आप लोगों को याद ही होंगी। तो एक चीज जो वहां पे इम्पोर्टेंट थी उस वक्त ये थे कि ट्राइका है, तो उस ट्राइका में लगाई था, और उस वक्त का जो आर्मी चीफ था जुआ शाह और सजाद अली शाह। तो बाद में हुआ ये था कि जब उन्होंने मियाँ साहब को डिसलॉज किया तो वो और लेटर भेजा उनको कभी आर्मी चीफ को कि इनको रिमूव करें, तो उन्होंने वो लेटर वजारत दिफा को याद है मेरा ख्याल भेज दिया था कि जी आप इस पे काम कर लें। तो वो फिर चुप करके बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ।
अब मेरे ख्याल में जो मामलात हैं वो यहीं पे जाके डिसाइड होंगे। ये जो भी फैसला करेंगे 3 रुकनी बेंच, और अगर ये किसी अथॉरिटी से कहेंगे जो आप फौज वगैरह कभी इनको आप घर भेजें, तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली फैसला इसी जगह जाके होगा कि वो जो है हाफिज साहब कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरा ये ख्याल है, बाकी आप हाँ बेहतर नहीं, वो समझते आप हैं। तारीख के तनाजुर में सही कह रहे हैं। हो सकता है अगर हालात उस हद तक उस नहज पर गए, लेकिन मुझे हालात अब उस नहज पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें सजाद अली शाह जो करने जा रहे थे उसमें जाहिर है, आपको पता है कि सपोर्ट भी हासिल थी बैक पे। और वो था कि वो 58(2)B को बहाल कर रहे थे बेसिकली। लेकिन ये है कि यहाँ पे जी जी। तो इस वक्त अदालत अपने घेरे में, अपने ही जाल में खुद सयाद आ गया। तो ये सयाद इस वक्त अपने दाम में आया हुआ है, अपने जाल में फंसा हुआ है। इसलिए अब मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कुछ करने को ज्यादा है कि वो पूरी हुकूमत ही फारग कर दे। अब ये काबीना ने किया है, आज का जो फैसला किया है वो काबीना ने किया है आज का। और इसके बाद जो फैसला आएगा वो भी काबीना की मंजूरी से आएगा। तो या तो पूरी हुकूमत फिर फारिग करेंगे और उसको जेल में डालेंगे। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी, मैंने जैसे पहले कहा है ना, कि वो अब अनाउंस नहीं करेगी कि हम नहीं मानते। अब वो नहीं मानेगी, तो वो नहीं मानेगी तो उसके पास तो फिर उनके पास बहुत कुछ होगा ना, कि जनाब हो ही सकता है अच्छा, तो। एक एक चीज मियां साहब और भी इसके अंदर आप ये देखें कि जो एक और बहुत बड़ा जो जुडिशरी के अंदर जो शायद जस्टिस बिंदियाल ग्रुप के लिए मसला है कि उनके जो अपने जजेस हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि हम ख्याल हैं, वो भी शायद अब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, जो मैं फील कर रहा हूँ। वरना वो कम से कम ये तो कर सकते थे ना कि वो जो 4-5 जूनियर जज हैं उनको बिठा के लार्जर बेंच बनाते थे, लेकिन वो भी नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि अंदर खाते ही शायद लोगों ने इनकार ही कर दिया कि हम नहीं बैठते। अच्छा, इसमें आज जो सूरत हाल हो, इसमें एक दफा चीफ जस्टिस ने ये बात की थी कि देखिए, आप फुल कोर्ट की बात ना करें, आप लार्जर बेंच की बात करें। तो लार्जर बेंच से मुराद उनके जहन में शायद यही चल रहा था। लेकिन जो आज की समात है ना, देखें समात को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक समात थी और असाबी जंग थी उसमें। और जो गवर्नमेंट के वकील अटॉर्नी जनरल ही थे जाहिर है, और दूसरी तरफ जो वो इरफान कादर है, हालांकि इरफान कादर का उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके असाब पे छाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ना चीफ जस्टिस उससे थोड़ा सा जैसे घबरा से गए, और बाद में एंड पे तो उन्होंने बड़ा ही मिक्स किस्म के सिग्नल दिए हैं। तो लार्जर बेंच नहीं, वाला भी। घबरा तो मियां साहब गए हुए हैं। ज़ाहिर उनका जो कोर्ट के अंदर रोना ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये जी कोई जी। जज इस लेवल पे दुनिया में कोई नहीं रोता। यहाँ का आम आदमी, हम जैसे लोग मसाइल से गुजरते हैं, परेशान होते हैं, तो हम भी नहीं रोते। मतलब पब्लिक के सामने, और फिर इस पोजीशन पे बैठा बंदा, हाँ, एक अथॉरिटी वाली, तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की या ग्लोबल जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ा वाकया था। इवेंट था जो वो रो पड़ा है वहां। बिल्कुल। और फिर ये रोने उन्होंने ये के तासर देने की कोशिश की कि मेरी मुलाकातें हुई हैं जज साहबान से, तो हमारी इतला ये है कि इन्होंने मुलाकातें करने की कोशिश की है। और इनका ख्याल ये था कि मैं उन सबसे, यानी कि जैसे फायज ईसा, सरदार तारक, मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला, या अफरीदी, जमाल मंदोखेल, इनसे मिलके मैं कोई बात निकाल लूँ, कोई हल निकाल लूँ। लेकिन ये है कि हमारी इतला ये है कि उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि उन्होंने आगे से मैसेज ये दिया है कि चीफ जस्टिस साहब, आप बहुत पावरफुल हैं, आप अपनी उस पावर का इस्तेमाल करें और जो करना चाहते हैं वो करें, हमें आपने इस बीच में ना लाएं। जी मियां साहब, कुछ कह रहे थे आप? जस्टिस फाइज ईसा का तो चीफ जस्टिस साहब ने नाम भी लिया है कि मैं उनसे मिला था, और मैं ये समझा हूँ कि वो शायद खुद भी फुल कोर्ट में ना बैठे, असल यानी कि बात उन्होंने यही है, क्लियर। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि वो तो उसको जाहिर है कि अपने आप को सेफ रख के बात कर रहे थे ना। तो हकीकत जो हमें पता चली है वो ये है कि उन्होंने यही जवाब दिया है कि चीफ जस्टिस साहब, आप अपनी जो पावर्स हैं उनका
बेदरीग इस्तेमाल करें और करें जो करना आपने। तो मेरा ख्याल है कि आज की नशिस्त खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। टॉपिक पे फिर दोबारा मिलेंगे।